सरकार लगातार किसी वैसे प्रतिनिधि को चुनिएगा जो लगातार चुन के आते रहें और वह बहुत बड़े नेता कहलाएं, खुद उनका विकास हो जाए, लेकिन जिनके लिए वो आए थे, जिनका प्रतिनिधि बन के आए थे, उनके मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा तो बिल्कुल सामान्य हर व्यक्ति, हर शिक्षक यह प्रश्न तो उठाएगा ही ना कि उनके हक की लड़ाई तो लड़ी ही नहीं गई। यही तो समझने की आवश्यकता है और इसीलिए तो लोगों ने, पूरा शिक्षक समुदाय ने, पूरा जो उनका एसोसिएशन है, उन्होंने हमारा नाम रिकमेंड ही नहीं किया, हमारे समर्थन में वो खड़े हैं कि आप इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। उन्होंने एक बार विश्वास दिलाया है, हमें अगर मौका मिलेगा हम काम करके दिखलाएंगे। यह प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, अगर हमारा काम उन्हें पसंद नहीं आएगा तो निश्चित रूप से अगली बार वो हमें मौका नहीं देंगे और हम भी नहीं लगता है कि उनके पास हम कोई निवेदन करने जाएंगे और वोट मांगने जाएंगे। जब महिला शिक्षकों की जो है पोस्टिंग जो है दूर दूर शहरों में हो जाती है, घर और गृहस्थी दोनों एक साथ संभालना जो उनके लिए कठिन हो जाता है, उनके लिए क्या कुछ खास करें? महिला शिक्षिकाओं के साथ तो बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। आप यह भी जान लीजिए कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 50 से 60% महिला शिक्षिकाएं हैं और सरकार का यह जिम्मेवारी बनता है महिलाओं की सबसे पहले तो सुरक्षा। आप दूसरा चीज है कि वह एक तरफ परिवार की जिम्मेवारी है और दूसरी तरफ वो कार्य भी कर रही हैं। कार्य करना बिल्कुल महिलाओं को भी काम करने के लिए बिल्कुल आगे आना चाहिए, करना चाहिए और अगर वह आर्थिक अपने परिवार की आर्थिक मजबूती में साथ देती हैं तो यह बहुत बड़ा काम है। हाँ, वो दोहरी जिम्मेवारी में रहती हैं, एक तरफ परिवार चलाना है और एक तरफ उनको अपना काम भी करना है। तो वहाँ सरकार को देखना चाहिए कि उसको महिलाओं को, जिस पर कि अपने परिवार का, बच्चों का जिम्मेवारी है, उसको सहूलियत दे, उसको उसके इच्छा के अनुसार पोस्टिंग दे। वह एक नियम बनना चाहिए था कि उनको 5 से 10 किलोमीटर अपने घर के दूरी पर कार्यस्थल उनका होना चाहिए था, ताकि उनकी सुरक्षा की भी गारंटी होती और उनकी सुविधा की भी गारंटी होती। महिलाओं की आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 52 से आज तक, जब से एमएलसी का इलेक्शन हो रहा है, कोई महिला रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया महिलाओं के लिए। अगर पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लोगों ने, हालांकि मेरे ऊपर तो महिला और पुरुष सभी शिक्षक बंधुओं का समान रूप से मेरे ऊपर विश्वास है, महिलाओं का के लिए ज़्यादा खुशी की बात हो जाती है जब मैं उनके बीच जाती हूँ तो उन्हें लगता है कि अब हमारी आवाज़ को मजबूती से रखने वाला कोई होगा। तो महिला शिक्षिकाओं के लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्थानांतरण की पॉलिसी के लिए, उनके लीव के लिए, ये तीनों विषय पर काम करने की आवश्यकता है। साथ साथ मेरे एजेंडा में यह भी है कि हम महिलाओं को अतिरिक्त पारितोषिक अगर हम दिलवा पाए तो यह भी अपने एजेंडा में रखे हुए हैं, यह अधिकार भी उनको दिलवाएंगे। 2 दिन आप भ्रमण की, मैडम, क्या लगा स्कूल में आपको जाते हैं? यह मेरे भ्रमण का दूसरा चरण है। विद्यालय जब खुला हुआ था पहले, उसमें भी लगभग 100-150 विद्यालय में भ्रमण कर चुकी थी। शिक्षक सशक्तिकरण मेरी यात्रा जो चल रही थी पिछले 8 अप्रैल से, उस समय से मैं लगातार भ्रमण पर हूँ। बीच में अभी छुट्टियां हुई, गर्मी की छुट्टियां हुई और विद्यालय बंद थे। जैसे ही विद्यालय खुला है, मेरा दूसरा चरण उसका शुरू हो चुका है। उसमें मैं परसों मनेर में थी, कल बिहटा में थी और आज भी ये तीसरा दिन है मेरा भ्रमण का। जब मैं भ्रमण कर रही हूँ, मैंने यह देखा कि पटना के बगल के क्षेत्र में आप रह रहे हैं और राजधानी है पटना, बिहार की राजधानी हट है पटना, लेकिन उसके बगल में जो विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना दयनीय स्थिति में है कि आप उसका बदहाली देखकर आपको मतलब चिंता हो जाएगी कि सरकार की उपेक्षा किस कदर हुई है शिक्षण संस्थानों के प्रति, शिक्षकों के प्रति, वह आपको व्याप्त हो जाएगा। बहुत सारे विद्यालयों में मैंने देखा कि एक ही क्लासरूम की कमी है, एक ही क्लासरूम में वो क्लास भी चला रहे हैं, लैब भी वहीं पर है, उनके लिए मीटिंग का कोई प्लेस नहीं है। स्वच्छ बोलिए कि आप शौचालय नहीं है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है, साफ सुथरा शौचालय नहीं है और पानी की व्यवस्था कई विद्यालयों में देखा कि अभी भी नहीं है। अब ये तो एकदम निहायत जरूरी संसाधन है जो विद्यालयों में पहले मिलना चाहिए था। आप आधुनिकता की आज बात करिएगा, आज देश और दुनिया किस मुकाम पर जा चुका है, हर जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा जा रहा है और उसमें आप ना तो उनके पास क्लासरूम है पर्याप्त, कभी कभी कोई विद्यालय में आप देखिए 2 शिफ्ट में वो विद्यालय चल रहा है और उनके पास भवन की कमी है, लेकिन विद्यालय चलाने के लिए मजबूर है। गांव के बच्चे संख्या अच्छा खासा है स्कूल में बच्चों का, लेकिन उनके पास भवन कक्ष नहीं है। दूसरी तरफ वो
क्या तौर पे हो पाएगा ये वाकई में? बिल्कुल हो पाएगा, अगर करना चाहें तो क्यों नहीं हो पाएगा। शिक्षकों के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उसकी भविष्य निधि का मेरा तो एजेंडा है। मैंने एक 4 सूत्री मांग ही रखी है कि अगर हमें शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला तो मेरा पहला ही मांग होगा कि वित्त रहित शिक्षकों के लिए संरक्षण विधेयक में सदन में लाऊं। मेरा पहला मांग है। दूसरा है कि मैं उनके लिए भविष्य निधि, उनके सम्मान के लिए भविष्य निधि, सुरक्षा निधि का गठन कर सकूं और उस पर मैं व्यापक काम करूंगी। बिल्कुल मुझे विश्वास है कि मैं इसको मूर्त रूप दे पाऊंगी। मेरा तीसरा योजना है कि उनके लिए समान वेतनमान, हर कार्य के लिए जो पारिश्रमिक उनको मिलता है वो जैसे सामान्य शिक्षकों को मिलता है, अस्थायी शिक्षकों को मिलता है, हर कार्य के लिए वित्त रहित शिक्षकों को भी उनको उतना ही वेतनमान और उनका मानदेय उनको दिया जाए। और चौथा कि उनका हर 3 माह पर उनका एक महापंचायत हो जिसमें कि वो अपनी मांगों को रख सकें, अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें और उनके साथ उनके हक की लड़ाई में हम साथ रहेंगे। क्या अभी जो शिक्षक है वो अपना हक नहीं ले रहे हैं, क्या भीख ले रहे हैं? बिल्कुल वो भीख ही दी जा रही है। वो समझिए कि न्यूनतम मजदूरी पर वह काम कर रहे हैं। एक डेली वेजेज मजदूर को भी जितना कम राशि मिलता है उससे भी कम मानदेय पर वह काम करने के लिए विवश हैं। कई शिक्षक तो खुद कुछ मिलता ही नहीं है और लेकिन आप उनसे सेवा पूरा लेते हैं। आप जितना भी कार्य शिक्षकों से लिया जाता है, चाहे अभी टेबुलेशन का मैटर आ जाए, परीक्षा कॉपी जांच का मैटर आ जाए, सारे वित्त रहित शिक्षक को लगा दिया जाता है। लेकिन न्यूनतम उनके लिए मजदूरी जो तय उनके लिए उसकी राशि तय की जाती है उसमें भी दोहरी नीति है सरकार की। उनके लिए न्यूनतम वेजेस भी नहीं मिल पाता है उस कार्य के लिए उनको। तो ये कहेंगे कि भीख दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उनके साथ न्याय नहीं, अन्याय हो रहा है और घोर अन्याय हो रहा है। शिक्षकों को तो आश्वासन मिल जाता है कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है कोई दुख दर्द शिक्षक को नहीं समझता है, कोई जानने तक नहीं जाता है कि शिक्षक किस हाल में। पास लाइब्रेरी में पुस्तकों का अभाव है, डिजिटल लाइब्रेरी का अभाव है, स्मार्ट क्लासरूम की बात कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम नहीं है, प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं है। हम कैसे उम्मीद करते हैं शिक्षकों से आज के वातावरण में जहां एजुकेशन हाईटेक हो गया है वो अपना इतना मिनिमम संसाधन के साथ वो अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे। आज भी कई स्कूल जो है पेड़ के नीचे चलते हैं जी, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? यही तो सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूर है। अभी भी मैं वही बोल रही हूँ ना कि संसाधन का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। अभी जहां हम मॉडल स्कूल, हर एक पटना का हर एक विद्यालय को मॉडल स्कूल होना चाहिए था ताकि बाहर से कोई भी अगर आता तो आप दिखा सकते हैं कि हम मॉडल स्कूल के ये में हैं। मॉडल स्कूल का मापदंड क्या होता है? सही क्लासरूम होना चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए, पानी की उचित व्यवस्था होना चाहिए, वहां तो मिनरल वाटर मिलना चाहिए, मतलब फिल्टर्ड पानी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, ये सभी बहुत दूर की कौड़ी लगती है जब हम विद्यालय के परिसर में घूमते हैं। कई विद्यालय में बहुत सारी कक्षाएं पेड़ के नीचे चल रही है, बाउंड्री नहीं है, बहुत सारे स्कूल का में अभी भी बाउंड्री नहीं है। और आप हमारे कैसे जनप्रतिनिधि रहे होंगे उसका अनुमान लगा लीजिए कि 30 वर्षों से वह लगातार हैं, लेकिन वह पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम किए ये उनसे पूछने का विषय है, सरकार से पूछने का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।